ये जो प्रोडक्ट के वक्त हमने सीखा है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रोटेशन को वर्कआउट कर सकते हो, इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और इस मेथड को कुछ लोग यूजुअली कोनी मेथड भी कहते हैं। आप काम समझिए, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका आर्गेन प्लेन है एंड आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब यूजुअली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, है ना। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो ये है, और एक और मतलब ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ओरिजिन से ही ओरिजिनेट हो, मतलब उनको कनेक्ट करना ओरिजिन से ज़रूरी नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, अब मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आर्गन प्लेन में, प्योरली आर्गन। अब सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कैसे बना पा रहे हो? मतलब हम तो ओरिजिन से ही कनेक्ट करके देखते थे चीज़ों को। मेरा कहना है बिल्कुल सही है, पर क्या आप ऐसे नहीं देख सकते कि अगर आपके पास ये, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बनाए, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आए वो समझ। एक्चुअली ये इसलिए आए क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीन पॉइंट्स हैं। मतलब सुनिएगा गौर से और अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लो आपके पास ये एक पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ सी, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ लेट्स से ए, और इस पॉइंट को अगर मैं कुछ देर के लिए कह लेता हूँ बी। तो सी पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, बी को कर लेता हूँ मैं Z2 और ए को कर लेता हूँ Z1। एक खास रीजन है इसी मैनर में डिफाइन करने का, ताकि मैं आपको चीजें याद रखने में हेल्प करवा पाऊँ। अब आप एक कॉमन सेंस भरी बात मुझे बताइएगा कि ये जो है, इन्हें जब यहाँ एक्सटेंड किया है ना, मैं इन दोनों को यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक्सटेंड करने का मतलब है कि इसे भी मैंने एक्सटेंड किया और इवन इसे भी मैंने यहाँ एक्सटेंड किया कुछ इस तरीके से। फायदा क्या हुआ वो समझते हैं, और सुनिएगा। फायदा ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि इन दोनों ने ऑफकोर्स जहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट Z1 है, और ये जो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना रहे हैं उन एंगल्स को भी मैं यहाँ वर्कआउट करता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एंगल यहाँ थीटा है और ये एंगल यहाँ फाई है, तो लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज फाई। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग गाइस एट ऑल। अब एक बात बताओ, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इस एंगल को अगर मैं कुछ देर के लिए अल्फा से डिनोट करता हूँ तो क्या? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स। बेसिकली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, पॉइंट्स लिए आर्गन प्लेन में Z1 Z3 और Z2। इनसे आपने बेसिकली दो वेक्टर्स के फॉर्म में सेगमेंट सॉर्ट ऑफ Z1 Z2 और Z3 Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए। अगर मैं वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बताओ मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ पर AC मुझे मिल रहा है एज अ वैक्टर, इसे मैं कहूंगा Z2 माइनस Z1, और ये जो मुझे आई एम रियली सॉरी Z3 माइनस Z1 है ना। एंड सिमिलरली ये जो मुझे मिल रहा है AB, इसे एज अ वेक्टर मैं कहूंगा Z2 माइनस Z1। आई होप दिस इज व्हाट यू ऑल नो वेरी क्लियरली। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि AC का आर्ग्यूमेंट कितना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वेक्टर AC जो है इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, तो आप AC का इंक्लिनेशन देख पा रहे हो एक्स एक्सिस के साथ। सो आर्ग्यूमेंट अगर मैं पूछूं आपसे वेक्टर AC का, वेक्टर AC मतलब मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली Z3 माइनस Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है, तो शैल आई से दैट विल बी थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं आर्ग्यूमेंट AB का आर्ग्यूमेंट मतलब मैं आपसे पूछूं Z2 माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट, तो शैल आई से वो आपको दिख रहा होगा वो क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स? 5। एंड आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पर ये जो एंगल हमने अज्यूम किया, दिस एंगल वी हैव अज्यूम्ड एज अल्फा। मतलब वेक्टर जो Z3 Z1 जो बना था और Z2 Z1 जो बना है, यानी AC और AB जो बने हैं, इनके बीच का जो एंगल है, दैट एंगल आई एम अज्यूमिंग अल्फा। क्या मैं मैथमेटिकली ये बात बड़ी ही कॉमन सेंस से प्रूव कर सकता हूँ कि आपके थीटा और अल्फा का जो डिफरेंस है वो ही, सॉरी थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वही अल्फा होगा? इफ यू डोंट गेट माई पॉइंट, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। सो अ लाइन आई हैव ड्रॉन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप आप समझ पाए। नाउ डू यू नॉट थिंक यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये दोबारा फाई ही होना है, और ये जो एंगल होगा ये थीटा ही होना है? तो क्या मैं नहीं कह सकता ये जो एंगल है ये क्लियर सी बात है आपका थीटा माइनस फाई ही है? डू यू ऑल गेट माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली? अगर यहाँ तक आपने बात मेरी समझी है तो मैं काफी कुछ अब आपको कहने वाला हूँ, अगर यहाँ तक आपने बातें क्लैरिटी के साथ समझी है। बस इस बात को अच्छे से समझ के रखिएगा, इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये एंगल आई रिपीट कितना है? अल्फा। तो जो प्रोडिक्शन हम देना चाह रहे हैं वो ये कि ये जो अल्फा है, क्या मैं इस अल्फा को क्लियर सी भाषा में थीटा और फाई के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूँ? इफ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हो गई है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ थीटा माइनस फाई।
यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ते हैं। सो थीटा माइनस फाइव इज व्हाट वी हैव गॉटन एज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सर इससे फायदा क्या? अरे भाई इससे ये फायदा हो रहा है कि अब अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ तो ये अल्फा क्या है? अल्फा इज बेसिकली नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z3 minus z1 minus argument of z2 minus z। आई होप ये अल्फा आप समझ पा रहे हो कैसे आ रहा है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये एंगल फाइ है तो शलाई से यहाँ पर इसी का ये जो एंगल बन रहा होगा ये भी कितना होगा फाइ। आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो शलाई से यही एंगल ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये जो एंगल होगा कैन आई नॉट से ये थीटा माइनस फाइ ही होगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ट्राइड सेइंग ओवर हियर। अब मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी जानता हूँ कि दो आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस को आप उनके डिवीजन में भी लिख सकते हो। मतलब एक कॉमन आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 भी लिख सकता हूँ। और ये किसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आ रही है अल्फा की। नाउ व्हाट इज द पॉइंट और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस? ऐसा करने से फायदा क्या होगा? मैं आपसे बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आपका क्या ओपिनियन होगा वो समझने की कोशिश करें। मैं एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूँ। क्यों? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो डिफाइन करता हूँ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कहती है, पहले तो आप इसका मॉड लिखेंगे। इसका मॉड क्या होता है स्टूडेंट? सर इसका मॉड होता है z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है? सॉरी थीटा क्या होता है यहाँ पर? इस केस में अल्फा है। सो e टू द पावर आयोटा अल्फा, और अल्फा अल्फा है जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्कआउट ऑलरेडी कर चुके हैं। यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। ये जो लिखा हुआ है दिस ओवर हियर ये आपका अल्फा ही है। इफ यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। आई होप मैं आपको बातें समझा पा रहा हूँ क्लैरिटी के साथ। आई होप यहाँ तक ये जो अल्फा जो हमने निकाला है ये आपको दिख रहा है क्लियरली। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे क्लैरिटी के साथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन। सो दिस अल्फा आई एम हाइलाइटिंग ओवर हियर। सो ये आपका बेसिकली अल्फा है। आई होप यू कैन सी इट वेरी प्रॉपर्ली है। क्यों किया सर ये सब? मतलब ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट हमारे क्या काम का है और इस रिजल्ट से हमारा क्या फायदा होगा, अब वो डिस्कशन करते हैं। गौर से देखिए, आप भूल जाओ सारी बातें, अब बस ऐसे समझो। आपके पास मान लो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, सॉरी मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 z1। और z2 z1 मुझे दिया है, मुझे मान लो z2 z1 दिया है, मतलब मुझे दिया गया है z2 माइनस z1 क्या है। मुझे वर्कआउट करना है z3। मुझे z3 के बारे में ये भी पता है कि z3 z1 और z2 z1 मतलब z3 z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एंगल है अल्फा। मतलब जब आप z2 z1 को एंटी क्लॉकवाइज अल्फा से घुमाओगे तो z3 z1 मिलेगा, ऐसा मुझे दिया गया है। इवन ये भी दिया गया है कि इनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रेशो है। मतलब ऐसा बोल दिया जैसे मान लो कि इसकी लेंथ अगर जो भी है, अगर मान लो इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ उसका हाफ है, मतलब इसकी लेंथ x/2 है। तो इवन मुझे इनके मैग्नीट्यूड्स में भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिलेशन दिया है। तो क्या मैं z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को वर्कआउट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये आपको z3 कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने में ही हेल्प करेगा। दोबारा कहता हूँ, मेरी बातें बड़े गौर से सुनिएगा। हमने जो भी डिस्कस किया वो क्या सुनना। आपके पास एक आर्गेंट प्लेन है। ये रोटेशन मेथड करती क्या है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास आर्गेंट प्लेन है और आर्गेंट प्लेन में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो ये है z1 और यहाँ पर ये जो पॉइंट है z1 लिख लो, z2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो कि मैंने आपको z1 यहाँ बताया तो लेट्स कॉल इट z1 है ना, लेट्स कॉल इट z2। z1 ओरिजिन हो जरूरी नहीं, बस मैंने ऐसे ही बना लिया है आपको समझाने के लिए। अब मुझसे कहा गया, सुनिएगा गौर से, मुझसे कहा गया कि जो z2 z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने यहाँ से थीटा डिग्री से इसे रोटेट किया। इसे कितने डिग्री से रोटेट किया? थीटा डिग्री से। और इसके मैग्नीट्यूड को भी कुछ चेंज कर दिया। मतलब आपने यहाँ जो इसे रोटेट किया है ये कुछ थीटा अल्फा कुछ भी एक एंगल ले लो आप, उससे रोटेट किया, लेट्स कॉल इट अल्फा। तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए z3। कुछ इस तरीके से बनाए कि जो z1 z2 की डिस्टेंस है अगर वो मान लो r1 है तो z1 z3 की डिस्टेंस r2 मुझे दी गई है।
तो मुझसे कोई कहे कि आप Z3 निकाल के बताओ, तो कैसे निकालें? अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है, जो गिवन है उसमें मैं स्टार लगा लेता हूँ। मुझे गिवन है R1, मुझे गिवन है अल्फा, मुझे गिवन है R2, मुझे गिवन है Z2, मुझे गिवन है Z1। बस मुझे पता क्या करना है, मुझे Z3 पता करना है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। Z2 Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे आपने अल्फा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई होप आप देख रहे हो, रोटेट किया, तो एक नए मैग्नीट्यूड के साथ Z3 Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। Z2 Z1 का मैग्नीट्यूड मुझे दिया गया था। तो ये जो नया Z3 Z1 बना है, इसमें जो Z3 है ये क्या होगा, अगर ये मुझे पता करना है तो मैं रोटेशन थ्योरम यूज करूँ। तो रोटेशन थ्योरम कहती है Z3 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट करो, Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट करो, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हो इनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस, यानी इनके मॉड्यूलस का डिफरेंस। तो Z3 Z1 अगर आपके पास R2 है, तो Z2 Z1 आपके पास R1 है, तो आप लिख लीजिए R2 अपॉन R1 टाइम्स e टू द पावर आयोटा अल्फा। अब आप मेरी कोशिश करिएगा बात समझने की। Z3 माइनस Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z2 माइनस Z1 को अगर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 टाइम्स e टू द पावर आयोटा अल्फा। इवन Z1 को अगर मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया तो Z3 होगा Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 टाइम्स R2 बाई R1 टाइम्स e टू द पावर आयोटा अल्फा। मेरा यकीन मानिए, आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको ये ओवरऑल जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, पूरा ओवरऑल डिस्कशन ये जो हम कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है, बस अगर ये लर्निंग आपने समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला रिपीट याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको याद रखना चाहिए वो है ये। If you are able to remember this is something very crucial। और ऑर्डर मतलब Z3 कहाँ है, Z2 कहाँ है, Z1 कहाँ है, उस बेसिस पर यहाँ Z3 Z1 Z2 Z1 कैसे लिखा, Z3 Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 Z1 का मैग्नीट्यूड, और अल्फा बेसिकली Z2 Z1 को आपने जब अल्फा एंटी क्लॉकवाइज से घुमाया तो Z3 Z1 बना, तो अल्फा क्या है, बस इतनी सी कहानी। मतलब सबसे क्रूशियल पार्ट है यही, अगर आप समझ गए तो आप रोटेशन, कोनी मेथड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को घुमाना कुछ भी कर सकते हो और बहुत आसानी से, अगर ये बात आपने बखूबी समझी तो। बस यही मेरा क्रूशियल पार्ट है, अगर आप ठीक से सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अच्छा, इन केस कुछ और कंक्लूजन्स भी मैं दे देता हूं आपको, ताकि आप कुछ और बातें भी याद रख पाए। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ये कह सकते हो कि सर मान लो अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं, अगर मैं अल्फा को 0 या पाई कर दूं तो क्या होगा सर, जरा सोच के बताओ। सर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर उस केस में होगा Z2 Z1, और अगर अल्फा 0 हो गया तो फिर वो Z3 भी इसी के ऊपर आ जाएगा। आप समझ रहे हो, दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं ना, उसको रोटेट किया ही नहीं आपने। आप सोचो अल्फा 0 हो गया मतलब ये मर्ज हो गए, मतलब उस पर क्या करेगा, ओवरलैप। मतलब अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कोइंसाइड कर रहे हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक तो है Z2 माइनस Z1 और एक है आपका Z3 माइनस 1, अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनके बीच में अल्फा कितना होगा, इनका जो अल्फा होगा वो 0 होगा। अच्छा, अगर ये 180 डिग्री हुआ तो, अगर अल्फा 180 डिग्री हुआ तो उस केस में Z2 Z1 और Z3 Z1 कैसे होंगे, वो होंगे अभी भी लीनियर, मतलब को लीनियर, मतलब एक दूसरे के बट एग्जैक्ट अपोजिट। तो अभी भी ये होंगे को लीनियर बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप आप समझ पाए। मतलब दोनों कोलिनियर के केस हैं, यहाँ भी ये कोलिनियर ही है बट इस केस में वो कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ भी कोलिनियर हैं बट एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। अगर आप बिना कंफ्यूज हुए मेरी बातें समझ पा रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर अल्फा की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 रही तो क्या कहेंगे आप? तो मैं कहूंगा Z3 Z1 और Z2 Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो इसे समझिएगा, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बड़ी ही क्लैरिटी के साथ ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको कोई ये कहे कि ये जो अल्फा है ये प्लस माइनस पाई बाई 2 है, अल्फा क्या था स्टूडेंट्स? अल्फा बेसिकली आर्ग्यूमेंट था Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का। आप सोच के बताओ, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो हमने पढ़ रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई हो तो वो प्योरली रियल होता है, और उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 या प्लस पाई बाई 2 हो तो हमेशा प्योरली इमेजिनरी होता है। हमेशा हमेशा ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप
ये बात मेरी समझ पा रहे हैं? मतलब इसका ये भी कंक्लूजन है, क्लियर सी बात है, कि अगर आपके पास कोई कहे, सुनिएगा गौर से, मतलब इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि कल को इसी कंसेप्ट को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ कि जैसे मुझसे कहा किसी ने कि अल्फा प्लस माइनस पाई बाय 2 है। अगर अल्फा प्लस माइनस पाई बाय 2 है, मतलब आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये बेसिकली क्या है, ये आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2। तो हम कह चुके हैं कैसा नंबर है, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मतलब Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योरली इमेजिनरी कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे। तो आप इसे हमेशा ऐसा लिख सकते हैं। इवन आप इसे सिंप्लीफाई करें तो Z3 माइनस Z1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस k आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z1 होगा। कब? जब अल्फा आपका कैसा हो स्टूडेंट, जब अल्फा आपका प्लस माइनस 90 डिग्री हो। ये कुछ जनरल कंक्लूजन्स हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब इसका यही मतलब है कि जो आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर वो जो थे ए बी और बेसिकली बी सी, अगर वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उन्हें आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now, if you have understood it pretty well, let's solve a question. And with the help of these questions, we'll get more clarity on this particular concept. So I'm just introducing a question right there in front of you. इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। So we are given basically a right angle triangle, right? तो एक right angle triangle है, अच्छी बात है। So let's draw first of all a right angle triangle. तो इस तरीके से मैं एक right angle triangle बना। I am also told Z1, Z2, Z3 तीन vertices हैं। मतलब basically they are representing A, B, C, all the three vertices. And this right angle triangle is right angled at C. So let me call this as A, let's call this as B. I hope you are comfortable with me calling these like this. है ना? तो A vertex is represented by complex number Z1, B is represented by Z2, and of course C is represented by Z3. So this is what I know so far. आई एम आस्क्ड टू प्रूव समथिंग, कि ऐसा कुछ कुछ आपको प्रूव करना है। देखो कितना बेसिक सा और कितना इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। आपको एक बड़ी खास बात पता है, आपको ये पता है, गौर से सुनिएगा, कि आपने Z1 Z3 को रोटेट किया 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको Z2 Z3 मिला। बस इतनी सी बात है। अब अगर इस बात को आप सोच लें तो कहानी खत्म हो जाएगी। मेरा बस आपसे कहना है स्टूडेंट्स, कहना है इसे, ये जो Z1 Z3 को हमने रोटेट किया है, आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ, है ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आई होप ये लर्निंग आपको याद है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, लर्निंग जो थी बड़ी सिंपल सी थी। यहाँ पर आप देखिएगा, ये सारी लर्निंग्स को ही हम अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट इज वेरी सिंपल। आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन, बस इससे यही क्रक्स है पूरे रोटेशन का, कि आपने Z2 Z1 को रोटेट किया है, कन्वर्ट किया है Z3 Z1 में। आई होप आप समझ पा रहे हो। कन्वर्ट किया है Z3 Z1 में, Z2 Z1 को रोटेट करके अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द सेम लॉजिक आई विल बी यूजिंग, है ना? तो मैंने क्या गेन किया है? मैंने गेन किया है Z2 Z3, राइट? सो जो गेन किया है दैट कम्स इन द न्यूमरेटर, सो दिस इज Z2 माइनस Z3। ये कहां से गेन किया है? ये गेन किया है मैंने Z1 Z3 से, यानी Z1 माइनस Z3। नाउ इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इनके ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड्स का रेशो। डू यू नॉट थिंक इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आपके पास Z2 और Z3 की लेंथ है, वही लेंथ Z1 और Z3 की है। तो दिस वैल्यू, दिस मॉड्यूलस इज गोइंग टू गिव मी वैल्यू 1 e to the power iota। डू यू नॉट थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसे पॉजिटिवली रीड करूंगा। So this is e to the power iota pi by 2. That's all I'm supposed to do. Now, what are we going to gain through all this? बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। कॉमन सेंस आप लगाइए और सोचिए, अगर आप यहां से अगर सोचें तो क्या आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि सर, आप देखो, मेरा कहना है Z2 माइनस Z3 होल अपॉन, यहां से देखिएगा, Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू, डू यू नॉट थिंक ये जो रेशो है ये बेसिकली 1 हो जाना है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बेसिकली दोनों इक्वल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास सिर्फ e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 बचेगा। एंड आई डिड नॉट टेल यू e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 इज नथिंग बट आयोटा। तो यहां से तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है, वो ये कि Z2 माइनस Z3
आई रिपीट z2 माइनस z3 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z1 माइनस z3। आई होप आपको ये लर्निंग याद होगी। हमने बस यही तो कहा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आप उसे 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। बस ये बात तो आप बिना इतनी मेहनत की भी सोच सकते थे। ये लर्निंग तो हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं ना, तो एक लर्निंग तो मुझे ये मिल रही जो कि मैं अपने पास रखता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे मिला, लेट्स कीप इट विद अस, है ना। इसके बाद अब और क्या आपके पास है उस बारे में बात करें। इसी तरीके से अगर मैं सोचूं, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन, एक और हिंट दे दी गई है, बताओ कौन सी। मेरे पास जो एक और हिंट अवेलेबल है स्टूडेंट्स, वो है कि मैंने इसे 45 डिग्री से भी तो रोटेट किया है। डू यू नॉट थिंक आपने यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव से जैसे देखा जा सकता है। कैसे, गौर से सुनिएगा। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 Z3, या मैं लेट्स से कहता हूँ Z3 Z2, इसे जब 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया तो Z1 Z2 बना ना। अब दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं, आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 Z2, आई होप यू कैन सी दिस, जब इसे 45 डिग्री से रोटेट किया गया इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो डू यू नॉट थिंक आपका Z1 Z2 बना। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे। एक और जरूरी बात, अगर ये लेंथ a मान लूं तो ये लेंथ a√2 हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ भी a रही होगी। बस समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अब अगर मैं लिखूं, क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन ऑफ कोर्स Z3 माइनस Z2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। आई होप आप ये बात कंफर्टेबली सोच पा रहे हो, क्योंकि इस बार जो एंगल ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पाई बाय 4। बताओ, Z1 माइनस Z2 इज क्लियरली a टाइम्स √2 और Z3 माइनस Z2 इज a, तो a टाइम्स √2 बाय a, दैट विल गिव मी √2। तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। क्या मैं इसे लिख सकता हूं cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। बड़ी बेसिक सी बातें कर रहा हूं मैं, वो सारी लर्निंग्स पर बेस्ड जो भी तक हमने वर्कआउट की हैं, एक्सप्लोर की हैं। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस वेरी क्लियरली, आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू कंक्लूडिंग आवर आंसर नाउ। देखो, एक तरीका ये है ना, अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप इसे e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 भी रहने दें तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसे चाहता तो e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 भी रखूं तो भी चलेगा, है ना। अब सुनना यहाँ से स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक और डायरेक्शन आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर आप देखना चाहो ये वाला, मतलब इस बार इसको देखने के लिए थोड़ा सा एक अलग थॉट आपको लेना होगा कि मैं अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से चीजें रखूं कि मान लो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कौन सा वाला, देखना ध्यान से। आपने लिया Z2 Z1 को, इसे 45 डिग्री से जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आया Z3 Z1। आई होप आप देख पा रहे हो। मैं दो मेथड्स बता रहा हूँ बेसिकली। इस लर्निंग से हम एक रिजल्ट निकाल सकते थे, पर एक और थॉट मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैं भी दूसरी मेथड शो करूँ। बाकी इस वाले रिजल्ट पर हम वापस आएंगे और इससे भी अपने आंसर पर पहुंचेंगे। पर पहले ये समझना कि अगर मैं ये वाला रिजल्ट वापस लगाऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Z2 Z1 को रोटेट करके Z3 Z1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो एक और लर्निंग मेरे पास है Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, और यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, आप सुन लीजिए भले ही। जो Z3 Z1 है वो आपका क्लियरली a है, आई होप आप देख पा रहे हैं, और जो Z2 Z1 है वो आपका a√2 है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ जाना है a अपॉन a√2 यानी 1/√2 टाइम्स अगेन e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, जो कि यहाँ भी एंगल यही है। Now, दो तरीके, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2। अब जो रिजल्ट चाहिए हम वो समझ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो बस एक छोटा सा काम मैं करने जा रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा, क्वेश्चन खत्म होने को है, कॉमन सेंस पर बेस्ड डेटा। आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इवन दोनों मतलब कुछ भी कर लीजिए, 2 को 1 से या 1 को 2 से किसी को भी डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आना है। तो देखो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो ये लिखा है Z1 माइनस Z2, है ना, LHS में, अपॉन कितना,
अपॉन ये है Z3 माइनस Z2। LHS में जो ये फैक्टर आएगा जब 1 को 2 डिवाइड करेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाना है Z2 माइनस Z1 और डिनोमिनेटर में आ जाना है Z3 माइनस Z1। आई होप आप देख पा रहे हैं। यहाँ ये है √2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट विल गिव यू 2, e टू द पावर i ऑफ i/4 से e टू द पावर i ऑफ i/4 कैंसिल। अब अगर मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखो गौर से स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिल रहा है, इससे और इसे मैं मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लिखता हूं जो मुझे कंक्लूजन में चाहिए। तो मुझे Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो ये तो वही है डिजायर्ड Z1 माइनस Z2, राइट। इससे अगर Z1 माइनस Z2 लिखना है तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना। अब क्या चाहिए वो देखते हैं। Z1 माइनस Z3 चाहिए, तो शैलाई से ये जो नेगेटिव साइन है इसको यहाँ अगर मैं पुश कर दूं तो ये हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ अगर पुश कर दूं तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3, और ये तो क्लियरली लिखा ही है Z3 माइनस Z2, और वो माइनस साइन में ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ तो यहाँ से हट जाएगा। आई थिंक Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2 यही रिजल्ट हमें चाहिए था। आई होप पहले तो आप ये बात समझ पाए कि हमने एग्जैक्टली किया क्या। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। अब हमने इस क्वेश्चन को करते वक्त एक और मेथड से एक और रिजल्ट निकाला था, अगर आपको याद हो तो। क्या उस रिजल्ट से भी आंसर आ सकता था? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिजल्ट। मतलब बेसिकली मैंने क्वेश्चन करते करते दूसरी मेथड आपसे डिस्कस कर ली। जो यहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ ना स्टूडेंट्स, ये वो दूसरी मेथड थी। तो पहली मेथड तो खत्म की नहीं सर आपने। अब करते हैं, देखो ये जो लिखा हुआ है इस कंक्लूजन से चीजें समझते हैं। ये कंक्लूजन लिखते हैं और समझते हैं कि आंसर क्या होता है। I'm just going to rewrite this expression over here. इस कंक्लूजन में कुछ मत करिए स्टूडेंट्स, आप दोनों तरफ यू जस्ट स्क्वायर बोथ दी साइड्स। सर उससे क्या फायदा, बस आप करिए। तो देखो ये लिखा है Z2 माइनस Z3, हम स्क्वायरिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये लिखा है आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3, सो हम स्क्वायरिंग दिस साइड एज वेल। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्वायरिंग दिस, देखिएगा आप गौर से। ये हो जाना है Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z2 Z3। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, सो पुटिंग अ नेगेटिव साइन। ये हो जाना है Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z3। क्या ये डेटा आपको समझ आया जो अभी हमने किया? नाउ मैं इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या मुझे रिजल्ट या कंक्लूजन मिलता है। लेट्स सी एंड लेट्स डू इट, देखते हैं क्या फायदा होता है। गौर से देखिएगा, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। LHS को तो हम कीपिंग इंटैक्ट, मतलब LHS में जो मेरे पास लिखा हुआ है उसे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। उल्टा रादर RHS को कीप इंटैक्ट, है ना। इससे क्या फायदा होगा वो समझते हैं। RHS में मेरे पास लिखा है Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z3। इसका नेगेटिव साइन में इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। आई होप दैट कैन बी डन एंड दैट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। अभी जब नेगेटिव साइन इस तरफ शिफ्ट किया है तो ये जो आपके पास Z2 Z3 लिखा है इसे मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। रादर आई वुड से कि नेगेटिव साइन को भी अंदर पुश कर ही देते हैं और समझते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। एक छोटा सा काम करते हैं स्टूडेंट्स, अगर इस नेगेटिव साइन को अंदर मैं पुश कर दूं, है ना, तो क्या मिलेगा उस कंक्लूजन पे बात करते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Z2 Z3, आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली, प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर आई हैव डन सो फार। आई एम रियली सॉरी, ये दोनों साइंस जो होंगे ये बन जाएंगे बेसिकली नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर आ जाना है नेगेटिव साइन। अब ये जो 2 टाइम्स Z2 Z3 लिखा हुआ है ना, मैं इसे स्प्लिट करता हूँ। तो जो 2 टाइम्स Z2 Z3 लिखा हुआ है इसे मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। इसमें टेक्निकली मैं ये जो आपके पास Z2 स्क्वायर है ना इसे राइट हैंड साइड ले जाना चाह रहा हूँ, अदर Z3 स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड लेकर जाता हूँ। फायदा क्या होगा वो समझते हैं। बस एक छोटा सा काम, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस Z3 स्क्वायर हियर एंड Z2 स्क्वायर देयर। आई होप इट कैन बी डन। व्हाट इज गोइंग टू बी द एडवांटेज ऑफ दिस, आप देखिएगा। बस एक छोटा सा काम, पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो सुनते जाइए। यहाँ लिखा हुआ है Z1 स्क्वायर, राइट। द ओनली थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इस Z2 स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने ये Z2 स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, है ना। तो द थिंग्स व्हिच आई हैव यूज्ड सो फार इज दीस टू, है ना। थोड़ा सा मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊँ जो वहां लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज, अभी बचा हुआ पार्ट क्या क्या है उस पर समझते हैं, देखना ध्यान से। अब जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट है वो ये कि सर आपके पास ना यहाँ भी एक Z3 स्क्वायर है, यहाँ भी एक Z3 स्क्वायर है। तो ये वाला जो Z3 स्क्वायर है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर पुश करता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स Z3 स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आई। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज, बड़े गौर से देखिएगा,
ये जो है 2 टाइम्स Z1 Z3 और ये जो है इन दोनों को इसी तरफ रखता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 2 टाइम्स Z2 Z3 तो है ही, और ये जब नेगेटिवली यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Z1 Z3। सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास लिखा हुआ है Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 माइनस Z3 का स्क्वायर। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। और RHS में मेरे पास लिखा हुआ है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, बस इस बात के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको स्ट्राइक करेगा कि इसको करने से, ऐसा करने से टेक्निकली फायदा क्या है। अब मैं इक्वेशन में दोनों तरफ 2 टाइम्स Z1 Z2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं वो सुनिएगा। इस तरफ भी मैं 2 टाइम्स Z1 Z2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 2 तो ऑलरेडी बाहर है, बस यहां मैं लिख देता हूं माइनस Z1 Z2, और यही काम यहां कर रहा हूं तो यहां पर भी आ जाएगा -2 टाइम्स Z1 Z2। ऑफ कोर्स ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसीलिए ये मेथड जो हमने सेकंड ऑलिटर मेथड यूज की थी ये थोड़ी बेहतर है, पर फिर भी इस मेथड को समझ लीजिए और देख लीजिए कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। हाँ, अब काफी हद तक चीजें आपके सामने, बस आपको उन्हें ठीक से देखना है और लिखना है। जैसे कैसे वो देखें, क्या ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, सर ये क्लियरली Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। अब ये क्या लिखा हुआ है, बस इसे आपको वर्कआउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। डू यू नॉट थिंक, सबसे पहले अगर आप यहां से देखें तो अगर आप Z3 कॉमन ले लें तो क्लियर सी बात है आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा Z2 प्लस Z1, राइट। पर ऑफ कोर्स यहां से आप Z2 प्लस Z1 नहीं ले पाएंगे, सो आई वुड सजेस्ट कि काम करते हैं, मैं इन दोनों में से Z3 कॉमन लेता हूँ। आप देख पा रहे हो, तो यहां से इन दोनों में से जब Z3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, आप Z3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा Z1 माइनस Z2। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब मुझे दोबारा Z1 माइनस Z2 बनाना है, तो शलाई से मैं एक काम करता हूं, यहां से और यहां से माइनस Z1 माइनस Z2 बनाना है, तो एक काम करते हैं, मैं Z2 कॉमन लेता हूं। नहीं, Z2 तो है ऑलरेडी, ये बेसिकली है Z1 Z2, ये है Z2 Z3। तो अगर मैं Z2 कॉमन लूंगा सो इट विल बी Z1 माइनस Z3, राइट। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम में हम फंस रहे हैं, तो ये वाला पार्ट कॉमन लेने के बजाय आई वुड गो विद अनदर पेयर ना। मैं ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूँ, तो जो 2 पॉसिबिलिटीज है उनसे तो बात बनी नहीं, तो थर्ड पॉसिबिलिटी पर हम आकर चीजें वर्कआउट करना चाह रहे हैं। तो देखो मेरे पास लिखा है Z1 Z3 और Z1 Z2, राइट। ये 2 चीजें आपको दिख रही होंगी, इन दोनों में से क्या मैं Z1 कॉमन ले सकता हूँ। आई होप आप सब देख पा रहे हो, यहाँ से आप Z1 कॉमन ले सकते हो। अगर यहाँ से Z1 कॉमन लिया तो क्या बचना है, Z3 माइनस Z2। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली बची हुई 2 चीजों से बात करते हैं, Z2 Z3 और Z3। आई होप आप ये देख पा रहे हो, Z2 Z3 और Z3। अगर मैं यहां से भी Z3 कॉमन लेता हूं, रादर टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं माइनस Z3 कॉमन लेता हूं तो बताओ क्या बचेगा। माइनस Z3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा Z3 और यहाँ पर बचेगा माइनस Z2। तो आई थिंक मेरी बात बन जा रही है। तो ऐसे थोड़े से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो दिस विल बी 2 टाइम्स, है ना। एक फैक्टर तो हो जाएगा Z3 माइनस Z2 और दूसरा फैक्टर होगा Z1 माइनस Z3। और यहाँ तो ये जो लिखा था वो लिखा ही था Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो गया क्योंकि एग्जैक्टली वो रिजल्ट तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि चीजें हमें थोड़ी सी उस तरीके से अरेंज करनी पड़ी। बट मेरा यकीन मानिए बेहतर तरीका यही था कि आपने दोनों 45-45 वालों से डील किया और इक्वेशंस को डिवाइड किया और नेक्स्ट स्टेप में आपने कंक्लूजन पर पहुंच गया। तो आई होप दोनों मेथड्स आपको क्लियर हैं एंड यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सोचा है। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन फॉर द डे, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस है, और खास बात ये कि ये एक ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। मतलब ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। सो वी आर इन दिस केस डीलिंग विद एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2 और Z3, और इनकी हेल्प से आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो वर्टाइसेस है आपके पास A B C। सो A वर्टेक्स रिजर्व फॉर Z1, B वर्टेक्स इज रिजर्व फॉर Z2 एंड C वर्टेक्स इज रिजर्व फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। आई होप यू ऑल नो दिस। क्या मैं कह सकता हूँ इसमें सबसे खास बात, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स यानी ये A हो जाए, तो जब वो मैग्नीट्यूड्स का डिवीजन लोगे ना तो वो रेशो 1 आएगा। ये बेस्ट पार्ट है। एक और बेस्ट पार्ट ये कि जब आप इन्हें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, आई होप आप समझ रहे हो, जैसे अगर मैं किसी भी पर्सपेक्टिव से देखूं, है ना,
तो आप तो मोटा मोटा भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हम बाद में डिसाइड करेंगे, आप मुझे बस ये एंगल बता दीजिए, हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग देख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। पर क्या मैं कह सकता हूँ ये तीनों एंगल 60 डिग्री ईच होंगे, यानी π/3 रेडियन? कैन आई कंटिन्यू विद दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल? नाउ बस इसी मेथड के थ्रू अब मैं अपने कुछ कंक्लूजन्स पर बात करना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताओ, आपने जैसे Z3 Z1 को रोटेट किया है ना, Z3 Z1 को रोटेट, रादर Z3 Z2 को रोटेट किया है ना, तो आपके पास Z3 Z2 था और उसे आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया। देखना, Z3 Z2 को जब आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको क्या मिला? आपको Z1 Z2। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, जो मुझे मिला Z1 माइनस Z2 अपॉन जो मैंने रोटेट किया, दैट वाज Z3 माइनस Z2, है ना? इनके मॉड्स का रेशो आई होप दोनों ही ए हैं, तो वैसे तो एक समझदार स्टूडेंट इसे नहीं लिखेगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू डू दिस प्रैक्टिस और डेवलप दिस प्रैक्टिस, मैं अभी फिलहाल लिख देता हूँ ई टू द पावर आयोटा। आपने एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट किया तो पॉजिटिवली आप इस एंगल को रीड करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। यानी यहाँ से जो कंक्लूजन मिला वो ये कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये रेशो 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो दिस इज ई टू द पावर आयोटा π/3। सेम इसी बेसिस पर अगर ये पैटर्न आप देख पाए तो क्या एक और कंक्लूजन नहीं लिखा जा सकता है? आप Z3 Z1 और Z2 Z1 को देखें, ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपके पास Z3 Z1 है, अगर आप Z2 Z1 को देखें, मतलब अगर आप ये वाला पार्ट देखें Z2 Z1, और मैं कहूं इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है Z3 Z1, डू यू नॉट थिंक कुछ ऐसा मिल रहा है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या सेम लॉजिक से Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज ऑल्सो गोइंग टू बी, वही आपका कॉमन रेशियो 1 हो जाना है, तो ई टू द पावर आयोटा π/3। तो इस तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कैन आई से सो? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों के आरएचएस सेम है तो इनके एलएचएस भी सेम होंगे। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1। Now by using this, basically simplification मैं करने जा रहा हूँ, और जैसे आप इसका simplification करेंगे आई होप काफी हद तक आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे Z1 Z2 से जब Z2 Z1 मल्टीप्लाई होगा तो Z1 Z2 यानी ये आ जा रहा है Z1 Z2, फिर Z1 Z1 तो ये हो जाएगा माइनस Z1 स्क्वायर, मैं उसे इस तरफ शिफ्ट करके लिख देता हूँ प्लस Z1 स्क्वायर। आई होप आप मेरा नोशन समझ पा रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस Z2 स्क्वायर, तो इसे भी मैं उधर करके लिख देता हूँ तो हो जाता है प्लस Z2 स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा माइनस Z2 माइनस Z1 यानी प्लस Z1 Z2 जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स Z1 Z2। आई होप आप मेरी बात समझ पाए बड़ी सिंपल से मैनर में, क्लैरिटी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्रोसीडिंग अहेड, अब क्या, बस 2-3 चीजें और। आई होप आप ये बात समझ पाए कि 2 टाइम्स Z1 Z2 क्यों आया। दोबारा मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरा तो आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? ये वाला आ जाएगा Z1 Z2, ये आ जाएगा Z2 Z1, तो 2 टाइम्स तो आनी है ऑफ कोर्स। देखेंगे ना, वो इधर से कैंसिल होगा, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देखो, अब Z3 टाइम्स Z3 सो हो जाएगा प्लस Z3 का स्क्वायर, है ना? फिर Z3 टाइम्स Z2 तो ये हो जाएगा माइनस Z3 टाइम्स Z2 जो इधर पुश होकर हो जाएगा Z2 Z3। सिमिलरली Z1 टाइम्स Z3 तो ये हो जाएगा माइनस Z1 Z3 जो इधर आकर के हो जाएगा प्लस Z1 Z3, और ये हो जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2 यानी प्लस Z1 Z2, और प्लस Z1 Z2 से एक जो ये कैंसिल होगा तो फाइनल रिजल्ट आपके पास मिलेगा Z1 Z2, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप ये बात प्रूव कर पा रहे हो कि ये आपका एक कंक्लूजन आपको मिल रहा है। आई होप यू ऑल मस्ट एग्री विद व्हाटएवर आई हैव सेड सो फार। बड़ी कॉमन सेंस भरी बातें लिखी है मैंने, और एक सिंपल से प्रूफ के साथ। ये कब ट्रू होगा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, अगर Z1 Z2 Z3 से मैं कैसा ट्रायंगल बना रहा हूं, अगर ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब ही ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रू होगी, दैट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1। कुछ और लर्निंग से अगर जो आप याद रखें तो आपकी मदद होगी इस पर्टिकुलर पार्ट में, कि अगर एक मेरे पास ट्रायंगल है मान लो जिसके वर्टाइसेस हैं Z1 Z2 Z3, always remember, now this is true for any triangle. Imagine I'm having a triangle with of course vertices
जिसकी वर्टाइसेस हैं लेट्स से Z1 है ना, Z2 एंड Z3। तो अगर ये तीन वर्टेक्स मेरे पास हैं Z1 Z2 Z3 और ये किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस, तो हमेशा याद रखिएगा तीन बातें बड़ी क्रूशियल है जो हमेशा ट्रू होती हैं फॉर एनी ट्रायंगल। पहली बात, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये जो सम होता है जीरो होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल विच अगेन कैन बी प्रूव्ड, बट मैं आप सीधे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ जो कि आपके काम में आने वाला है। एक और बड़ी क्रूशियल सी प्रॉपर्टी जो आप बिना ज्यादा हेजिटेशन के प्रूव कर सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर Z2 माइनस Z3 टाइम्स Z3 माइनस Z1 के इक्वल होगा। दिस इज अगेन ऑल्सो ट्रू फॉर अ ट्राइंगल। थर्ड प्रॉपर्टी विच होल्ड्स ट्रू इज, अगर आपके पास किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट लेकर आप सम लें, किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट मतलब जैसे मैं लिखूं प्रोडक्ट डिफरेंस लेकर प्रोडक्ट लें, जैसे Z1 Z2 आपने ले लिया और आपने ले लिया Z2 Z3 है ना, ऐसे ही अब अगला पेयर आप ले लें Z2 Z3 और Z3 के साथ, ऐसे दो दो पेयर्स आप लेते जाएं डिफरेंस लेकर और उन सबका अगर आप सम करें तो ये सम भी स्टूडेंट्स जीरो आता है। इसी को अगर आप एक्सटेंड करके एक और पर्सपेक्टिव से देखें तो इवन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सम लें इसका, अगर आप सम लें दो दो के पेयर्स के डिफरेंस के रेसिप्रोकल का, यानी 1 अपॉन जैसे मैं ले लूं Z1 माइनस Z2, दूसरा पेयर ले लूं Z2 माइनस Z3, तीसरा Z3 माइनस Z1, उनके रेसिप्रोकल का सम करूं तो ये सम भी जीरो आएगा। ये इसी प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है अगर आप सोच पा रहे हैं तो। इसी रोटेशन को और आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं और चीजें।